जी हाँ, इंतजार की घड़ियां खत्म हुई है। 6:30 का वक्त और पूरा प्रदेश हरियाणा जो टकटकी लगाए हुए है इंडिया न्यूज हरियाणा के साथ, वो इंतजार खत्म हुआ। सबसे सटीक सर्वे देखिए कि हमारे एग्जिट पोल में क्या कुछ नतीजे आए हैं। एक इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं कि एग्जिट पोल इंडिया न्यूज हरियाणा का सबसे सटीक एग्जिट पोल, प्रदेश की सभी 10 सीटों का विश्लेषण। हरियाणा में बीजेपी को 7 सीटों का अनुमान है। इस वक्त की बड़ी खबर एग्जिट पोल इंडिया न्यूज हरियाणा का। अब तक 2014-2019 के जो भी हमने सर्वे, जो भी हमने पोल दिखाए, वो 90% बिल्कुल सही और सटीक साबित हुए हैं। और इस बार भी इंडिया न्यूज हरियाणा का सर्वे लेकर आया है कि 7 सीटें बीजेपी के खाते में जाती दिखाई दे रही हैं, लेकिन 3 सीटें कांग्रेस के खाते में जा रही हैं। तो बिल्कुल आप देख रहे हैं इस समय की सबसे बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। देखिए अब ये एग्जिट पोल क्या कह रहा है, ये अब आपकी स्क्रीन पर है। हरियाणा में बीजेपी को 7 सीटों का अनुमान है, यानी कि अगर 19 में आप इसकी तुलना करेंगे तो 3 सीटें यहां पर नुकसान हो सकता है भारतीय जनता पार्टी को। रोहतक, सिरसा, सोनीपत, ये 3 सीटें ऐसी हैं जो कि फंस गई हैं। यहां पर कांग्रेस भारी है। प्रदेश की सभी 10 सीटों का सटीक विश्लेषण और अब से थोड़ी देर के बाद ही जो एक सीट है उसका पूरा एनालिसिस हम करने वाले हैं। तो 3 सीटों का नुकसान जी। लगातार सबसे बड़ी चीज ये है कि जो जीत का आंकड़ा है, जो कांटे की टक्कर जिस तरह से बताई जा रही है, इसमें तीनों ही सीटों में ये स्थिति है कि जो आंकड़ा हर जीत का रहेगा वो 1,00,000 और 50,000 के बीच या 50,000 से नीचे भी जा सकता है। ये भी बड़ी चीज है कि क्योंकि इस बार जो कांटे की टक्कर लगातार रोहतक, सिरसा और सोनीपत लगातार देखने को मिली, और उसकी वजह यह कि दीपेंद्र हुड्डा रोहतक से, अरविंद शर्मा जो मौजूदा सांसद है बीजेपी के, उनके बीच 2019 में भी बड़ी कड़ी टक्कर देखने को मिली थी और वही स्थिति इस बार भी बनी हुई है। वहीं अगर सिरसा की बात करें, कांग्रेस से उससे पहले आम आदमी पार्टी और बहुत सारी पार्टियों में रह चुके अशोक तंवर को ऐन मौके पर, ऐन वक्त पर बीजेपी में लाया गया, सिरसा से उतारा गया। वहां भी कुमारी सैलजा के खिलाफ ये जो सीट है, जिस तरह से जो मजबूती से अशोक तंवर की तरफ बीजेपी का जो आंकड़ा जिस तरह से दिखाई दे रहा था कि 10 की 10 सीटों के दावे लगातार हो रहे थे, लेकिन यहां भी कड़ी टक्कर और ये सीट भी कुमारी सैलजा के खाते में जाती दिख रही है, यानी कि कांग्रेस जीतती हुई दिख रही है। वहीं सोनीपत की बात करें, मोहनलाल बड़ौली, रमेश कौशिक का टिकट कटने के बाद मोहनलाल बड़ौली पर भरोसा जताया बीजेपी ने, और जिस तरह से सतपाल ब्रह्मचारी वहां से कांग्रेस के उम्मीदवार उतारे गए। एक कड़ी टक्कर, दोनों ही ब्राह्मण जाति से आते हैं, और उसके बाद यह माना जा रहा था कि कहीं ना कहीं यहां कोई जाट उतारा जाएगा, लेकिन वो स्थिति नहीं। एन वक्त पर, हालांकि उनका नाम लगातार चल रहा था, और सतपाल ब्रह्मचारी और मोहनलाल बड़ौली की यह भी टक्कर बड़ी कांटे की है। यहां भी जीत का आंकड़ा जिसके भी पाले में सीट जाए, लगातार जो हमारा सर्वे आया है, जो सटीक विश्लेषण के बाद सर्वे आया है, उसमें मोहनलाल बड़ौली इस सर्वे में पीछे दिख रहे हैं, इस विश्लेषण में पीछे दिख रहे हैं, इस एग्जिट पोल में पीछे दिख रहे हैं। आयुष, बिल्कुल, और इसको थोड़ा सा और बेहतर तरीके से समझते हैं। दोनों खास मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। जैनेंद्र जी, मैं आपके पास आ जाता हूं। देखिए अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे, लेकिन ये जो हमारा एग्जिट पोल जो कि 3 सीटें ऐसा दिखा रहा है जिसमें कांग्रेस बढ़त पर है, सोनीपत है, सिरसा की सीट है, आप कैसे इसको देख रहे हैं? क्योंकि रोहतक की हम लोगों ने चर्चा कर ली, लेकिन सोनीपत और सिरसा ये दोनों सीटें भी दिख रही हैं कि यहां पर जो बढ़त है वो कांग्रेस बना रही है। आपका एनालिसिस क्या कहता है, क्या कारण इसके आप समझ पा रहे हैं? देखिए, पहला कारण तो मुझे ये लगता है कि जो जातीय समीकरण है, एक जाट समाज है जिसकी संख्या सबसे ज़्यादा है और गैर जाट तो सबसे ज़्यादा है। तो मुझे लगता है कि बीजेपी ने जो गैर जाट वोटर है उनको रिझाने की हमेशा कोशिश की है, क्योंकि 2014 से लेके अब तक उन्होंने गैर जाट ही मुख्यमंत्री के तौर पर प्रस्तुत किया है। तो और जाट जो है 40% 2019 में जब कांग्रेस का रिजल्ट आया था तो 40% जाट ने कांग्रेस को वोट दिया था, और जेजेपी जो पार्टी थी गठबंधन बीजेपी के साथ, तो जेजेपी के पास भी जाट का वोट बैंक रखा हुआ है। तो जाट का तो 2 जगह डिवाइड हुआ इस बार, लेकिन जो गैर जाट थे वो बीजेपी पे अभी भी समर्थन अपना दे रहे हैं। तो ये प्लस पॉइंट है हरियाणा के चुनाव का। और जो वोटिंग परसेंटेज कहा आपने कि ये बात बिल्कुल सही कही है कि जीत के जो 7 सीट पे अगर मायने भी होंगे तो 50,000, 60,000, 1 लाख के अंदर ही होंगे। ये बहुत टफ है। हाँ, ये बहुत टफ रहेगा इस बार का हरियाणा का चुनाव। लेकिन आयुष, अगर इसकी बात करें ना, तो खास बात ये थी कि पिछली बार 2019 में जो जींद हल्का
जो जींद डिस्ट्रिक्ट है उसमें चाहे वो जुलाना की बात हो, सफीदों की बात हो, जींद शहर की बात हो, अच्छी बढ़त बीजेपी को मिली थी। लेकिन इस बार जो स्थिति दिख रही है, क्योंकि सफीदो जो गांव है, सफीदो जो विधानसभा है, हाँ। उसमें सतपाल ब्रह्मचारी का गांव आता है गांगोली, तो उसका असर देखने को मिला है। चाहे वो सफीदों की बात करें, जींद की बात करें, जुलाना की बात करें, वहां से मोहनलाल बड़ोली ये सोच रहे थे कि उन्हें कहीं ना कहीं फायदा मिलेगा। लेकिन इस तरह की स्थिति, जिस तरह से आंकड़े आ रहे हैं, जिस तरह से बातचीत आ रही है, जिस तरह से हमारा विश्लेषण है, उसमें वो पिछड़ते हुए नजर आ रहे हैं। अगर बात करें खरखोदा, गोहाना, बड़ौदा, ये जो हलके हैं, इन पर हुड्डा साहब का बहुत असर है। चाहे सोनीपत की बात करें, सोनीपत उसमें आते हैं, जाट वोट कंसोलिडेट है यहाँ, तो यहाँ से ये माना जा रहा था कि जो बढ़त कांग्रेस के कैंडिडेट को मिलेगी वो कहीं ना कहीं ये बड़ौली, मोहनलाल बड़ौली यानी कि बीजेपी जींद डिस्ट्रिक्ट से पूरा कर लेगी। वो वहां कहीं पिछड़ते नजर आ रहे हैं। मैम, आप क्या कुछ कहेंगे इस विषय में? देखिए, अभी कांटे की टक्कर, मतलब कि बीजेपी हरियाणा में जाते जाते 700 सीटों पे आ रही है, हम लोग के एनालिसिस के अनुसार ही। और 3 सीटें जो हैं उस पे जो मुकाबला है वो कांटे का है, ये भी सामने आ रहा है। तो 3 सीटों पे जो मुकाबला है, एक में तो कांग्रेस वर्सेस कांग्रेस ही है, अशोक तंवर और शैलजा। अशोक तंवर अपनी वो जो इंसल्ट हुआ था जब उनको पार्टी छोड़ के जाना पड़ा था, ये उनके लिए लिटमस टेस्ट है, बीजेपी के लिए भी, और अपने उस इंसल्ट, अपने उस बेइज्जती का बदला लेने के लिए कि यही कुमारी शैलजा और दीपेंद्र हुड्डा थे जिन्होंने। नहीं तो अनीता जी, आपको लगता है कि यहाँ पर कैंडिडेट सिलेक्शन में थोड़ा सा बीजेपी कहीं माइनस पॉइंट में चली गई है? कोई और बेहतर कैंडिडेट होता तो शैलजा को टक्कर दे सकता था, या ग्राउंड पर इस तरह की स्थितियां थी, इस वजह से सिरसा की सीट हमको फंसी हुई दिख रही? देखिए, ग्राउंड पे स्थितियां, हम लोग जब भी हरियाणा की बात करते हैं तो हम जाट वर्सेस नॉन जाट करते हैं, जाट और नॉन जाट। लेकिन हमें समझना होगा कि हरियाणा में जिस समुदाय से अशोक तंवर आते हैं वो भी एग्जिस्ट करता है और उसके भी नंबर्स हैं। और उस नंबर्स के उस जो समुदाय, जो जिस कास्ट की हम बात कर रहे हैं, उस कास्ट के अलायंस कास्ट जो हैं, मतलब आसपास के जो कास्ट हैं, वो भी अपनी संवेदनाएं उस कास्ट की तरफ दिखाते हैं। तो हमको नहीं भूलना चाहिए कि बीजेपी अगर शैलजा, कुमारी शैलजा के अगेंस्ट में अशोक तंवर को, क्योंकि हरियाणा नाक की लड़ाई मोदी सरकार के लिए भी बनी हुई है और बीजेपी के लिए भी बनी हुई है, इसलिए कि खट्टर साहब को जिस तरह से बार बार वहां पे जनता नकार रही थी और उनको वहां मुझे लगता है सुंदर सर, आप इसको और बेहतर तरीके से बड़ी चीज अनीता जी ने बहुत बड़ी चीज कही है, जो एक लेकिन आप, मैं ये जानना चाह रहा हूं, आप तो चूंकि वहां पे ग्राउंड पर थे, लगातार आप उन चीजों को बड़ी बारीकी से देख रहे थे, सिरसा सीट फंस जाना, इसके पीछे का आपका एनालिसिस क्या कहता है? देखिए, बड़ी चीज ये है कि पंजाब से लगता एरिया है सिरसा क्या, चाहे वो काला वाली बात करें, डब वाली बात करें, रानिया बात करें, बहुत सारा हिस्सा है, सिरसा बात करें तो पूरा। और हमने देखा कि किसान आंदोलन का जो प्रभाव है वो कहीं ना कहीं उसका बड़ा खामियाजा अशोक तंवर को भुगतना पड़ सकता है, पहली बात। दूसरी बात, जो सिख जो वोटर है वो कहीं ना कहीं बीजेपी से, जिस तरह से आपने देखा ही आंदोलन उन्हें वहां रोक लिया गया, सिख वोटर की बात करें, जाट वोटर की बात करें या किसान वोटर की बात करें, वो सिरसा बेल्ट में उसके पास अपनी नाराजगी दिखाने का ये बड़ा मौका था कि कुमारी शैलजा के फेवर करना है। आप हैरान रहेंगे कि कुमारी शैलजा, आप देखिए कि बीजेपी की टिकट तो 2 महीने के करीब पहले डिक्लेयर हो जाती हैं, कुमारी शैलजा 20 दिन पहले आती है, और उसके बाद भी एक ये नैरेटिव बन जाना कि शैलजा आ जाएगी तो जीत जाएगी, इसको पार कर पाना अशोक तंवर के लिए बड़ा मुश्किल था। लेकिन एक बड़ी चीज है जो एक कांटे के मुकाबला जो बनाती है, वो है डेरे का समर्थन। डेरे बहुत ज्यादा है वहाँ सिरसा में, टोहाना की बात करें, कालावाली की बात करें, फतेहाबाद की बात करें, ये जो ऐसे जो इलाके हैं, जो ये विधानसभा हैं, इनमें डेरे का बड़ा महत्व है। और एक बड़ी चीज़ जो मैम ने कही कि कास्टिज्म वाला जो विषय है, कि ये जो संविधान वाली बात जो थी, जो लगातार कांग्रेस ने जो ये नैरेटिव सेट किया कि 400 पार होते ही वो जो एससी समाज है, जो एससी वोटर है, उस पर उसका बड़ा फर्क पड़ा। तो कहीं ना कहीं बीजेपी के पाले में जो 2019 में एससी वोटर था वो छिटका, उसका नुकसान, उसका खामियाजा भी वो कहीं ना कहीं भुगतना पड़ा। लेकिन एक बड़ी राहत की खबर जो इसमें जो कांटे की टक्कर बनाती है, वो बनाती है कि फतेहाबाद रतिया, यहाँ बिश्नोई वोट है, और बिश्नोई वोट दूड़ाराम है जो चाचा हैं कुलदीप बिश्नोई। तो बिश्नोई वोट करीब 1-1.5 लाख के करीब का अंतर करता है। तो अगर कुलदीप बिश्नोई ने जिस तरह से अपील की, उसका असर, दूसरी बड़ी चीज डेरे का असर, तीसरा एक और बड़ा फैक्टर है कि सिरसा, एलनाबाद
और सिरसा एलनाबाद और एक सीट ये रानिया। यहाँ गोपाल कांडा का बड़ा होल्ड बड़ा है। प्रभाव। हाँ, उसने तीनों सीटों पे अच्छे वोट बैंक अपना बना रखा है। उसने जिस तरह की रिपोर्ट है कि बीजेपी की अशोक तंवर की काफी खुल के मदद की, जिसका ये है कि ये जो हम मार्जिन देख रहे हैं, अदरवाइज स्थिति बहुत बुरी हो सकती थी। जिस तरह से वहाँ किसान आंदोलन का प्रभाव, एससी वोटों की नाराजगी और इस तरह की चीजें, जाट वोटर का होना, ये सारी तो चीजें। ये सीट फाइट में देख रहे हैं आप, या आपको लग रहा है कि शोर फाइट में? मैंने जैसा शुरू में हाँ। कहा कि आंकड़ा 50,000 के आसपास होगा, जहां लाखों 2019 एक ऐसे हम गवाह बने जहां 3 लाख से 6 लाख से मोदी लहर में जीत रहे हैं। वहां स्थिति इस तरह की आ जाना कि आप तीनों ही सीटें देखें तो 50,000 के आसपास की स्थिति रहेगी। रोहतक में तो और कम स्थिति रहने वाली है। सर, आपका विश्लेषण क्या कह रहा है स्पेसिफिकली सिरसा से? ये लग रहा है सिरसा से जो शैलजा जी हैं वो ग्राउंड लेवल पे बहुत जुड़ी हुई नेता हैं, वो कार्यकर्ताओं से बहुत जुड़ी हुई हैं। सबसे बड़ा फैक्टर है उम्मीदवारी। कांग्रेस ने जो उम्मीदवार चुना है शैलजा जी को, ये बहुत बड़ा फैक्टर है। लोगों का जुड़ाव, उन मुद्दों से जुड़े रहना, किसानों से जुड़े रहना, लोकल मुद्दों से जुड़े रहने का फैक्टर इस कांग्रेस को बहुत फायदा देने वाला है। लेकिन कुमारी शैलजा को लेकर के तो जब टिकट दिया गया तब बहुत तरह की बातें थी कि वो खुद भी कह चुकी थी कि मैं विधानसभा चुनाव लड़ना चाहती हूँ, लेकिन जब टिकट आया फिर कैंपेनिंग शुरू हुई। कांग्रेस में गुटबाजी को लेकर के बहुत सारे सवाल उठते रहे कि कई गुट हैं, एसआर के गुट का एक अलग ही बना दिया। उसके बावजूद भी अगर वो इस सिचुएशन में आ जा रही है तो उसके पीछे का क्या कारण आपको समझ में आ रहा है कि वो बीजेपी को वहां पर फाइट देने की स्थिति में है? बीजेपी को फाइट तो दे ही रही है। पिछली बार तो बीजेपी जीती थी वहां पे, लेकिन फाइट देने का तो मैं वही रीजन बता रहा हूँ कि पर्सनल तौर पर वो बहुत जुड़ी हुई हैं। और अभी बताया आपने कि जो डेरा समर्थक हैं, जो कांटे की टक्कर है, हार जीत का अंतर बहुत ही कम होने जा रहा है। 50,000 से ज्यादा मुझे लगता नहीं है कि बहुत ज्यादा हार जीत का अंतर आएगा। डेरा समर्थक भी बीजेपी के पक्ष में रहते हैं, तो ये इन सब मुद्दों के साथ, लेकिन तब भी लग रहा है कि मुझे शैलजा वहां भारी रहेंगे। मैम, आपका? मुझे लगता है कि शैलजा का चेहरा जो है वो भारी रहेगा। शैलजा क्योंकि कद बड़ा है इसलिए वो भारी रहेगा, और क्योंकि वहाँ पे हम देख रहे हैं कि अशोक तंवर को वहाँ पे देख रहे हैं अपोजिशन में, तो वो एक नया चेहरा कांग्रेस के लिए भी थे जब वो आए थे। और वो जो एससी समुदाय से आते हैं और फिर उनको कांग्रेस ने हरियाणा का अध्यक्ष बनाया था। उसके बाद उनको वहाँ की हरियाणा कांग्रेस ने बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं किया और उसके बाद उनको वहाँ से निकाला गया। उसके बाद उन्होंने पार्टी बदल के आम आदमी पार्टी गए, फिर बीजेपी आए, और इस बीच में वो वहाँ पे शैलजा ग्राउंड पे, ये जनेंद्र जी जो बोल रहे हैं कि शैलजा जी ग्राउंड पे बहुत रहती हैं, शैलजा जी जब सत्ता में थी तब भी ग्राउंड पे नहीं थी। शैलजा जी सुपरफिशियल लीडर थी और वो हमेशा एक जो हाई सोसाइटी, जो पेज 3, ये कांग्रेस के कुछ लीडर है, बुरा मत मानिएगा, ये कांग्रेस के कुछ लीडर हैं, चाहे वो सलमान खुर्शीद हो, शैलजा हो, अंबिका सोनी हो, ये लोग ऐसी लीडर हैं कि वो जब कांग्रेस शुरू पे थी तो कांग्रेस के नाम पे जीते थे, पेज 3 पार्टियां करना, और जनता आई तो उनके जो कर्मचारी थे वो कुछ काम तो कर देते थे। नहीं, फिर भी फाइट दे रही हैं अगर आप ये कह रही हैं। लेकिन ये बात बिल्कुल ठीक कह रही हैं। ये जो विषय है ये वहाँ देखा अब गया। आप फाइट देख रहे हैं क्योंकि वहाँ पे तोड़ फोड़ हो चुका है बीजेपी के अंदर में, इसलिए ये फाइट है, वरना कोई फाइट नहीं थी। ये बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जो वहाँ एक और बड़ा फैक्टर जो अशोक तंवर के खिलाफ गया वो ये गया कि अशोक तंवर क्योंकि नए संगठन में या बीजेपी में आए, और वो जो कार्यशैली है बीजेपी की और जो कांग्रेस की बिल्कुल अंतर है। पन्ना प्रमुख, इनके तरह तरह के सिस्टम होता है, पूरा संगठन होता है। एक बड़ी चीज़ ये देखने का है कि वो जो सामंजस्य, जो कोऑर्डिनेशन होना चाहिए वो था नहीं। अब अशोक तंवर को ये आइडिया नहीं कि इनकी जो कहाँ किससे संपर्क करना है, तो कम से कम 1 महीने का वक्त तो कि प्रोग्राम ही नहीं पता चल रहे हैं कि वो बीजेपी के हैं कि अशोक तंवर के हैं, पहली बात। लेकिन जो ये शैलजा जो बात इन्होंने बताई है वो उसमें बिल्कुल है, वहाँ वो देखने को भी ग्राउंड में मिली। अच्छा, अमूमन उनका जो परिवार है बड़ा राजनीतिक परिवार है। उनके पिताजी वहाँ से 2-3 बार MP रहे हैं, वो खुद रही हैं, तो एक पुराना परिवार है, उसका लगाव है, सब लोग उनको जानते हैं, ये बड़ी चीज़ है, बड़ा फेस है। लेकिन उनका जो ये अंदाज है लोगों से इस तरह से अलग, मतलब इतना जुड़ाव नहीं ग्राउंड। अशोक तंवर मेहनती बहुत, वो बहुत मेहनती हैं, लगातार घूमते रहना। उन्होंने अपना घर भी बना रखा था, क्योंकि शैलजा तो जैसा बताया मैम ने, इस तरह की स्थिति रही उनकी, ज़्यादातर जो ग्राउंड लेवल पे जुड़ाव होना चाहिए वो नहीं था, और उसका खामियाजा इसलिए ये टक्कर में है। अदरवाइज तो कांग्रेस जो ये कह रही थी कि हमारा चुनाव जनता लड़ रही है,
वही स्थिति वही सिरसा में स्थिति। देखने को मिल रही थी। लेकिन उसके बाद ठीक भी है, ये सुंदर कांटे की सर, टक्कर। ठीक है ये सिरसा बात आपकी बिल्कुल सही है कि जनता चुनाव कांग्रेस के लिए लड़ रही थी, लेकिन कांग्रेस ने लड़ने ही नहीं दिया। कांग्रेस ठीक अपने ही है, मुद्दों मुझे पे लगता इतनी है मुझे उलझी लगता है रही। कि आप थोड़ा सा दूसरी सीट की ओर बढ़ते हैं। सुंदर सर, सबसे पहले सोनीपत पर आते हैं। सोनीपत में आपको क्यों ऐसा नजर आया, ये जो हम लोग भी जो एग्जिट पोल में दिखा रहे हैं कि फंसी है सीट सोनीपत की, क्या कारण रहा है सोनीपत? मोहनलाल बड़ौली के आपने देखे होंगे, हाल ही के स्टेटमेंट है, हाँ। उन्होंने कहा है कि भीतर घात भीतरघात हुआ है। रमेश कौशिक जिनका टिकट काटा गया, उन्होंने, क्योंकि उनकी बड़ी पकड़ है, वो बहुत पुराने लीडर हैं, कई बार विधायक रहे हैं, फिर ये लगातार 2 बार सांसद बीजेपी के रहे हैं, उनका अपना रसूख है उस एरिया में। तो उन्होंने जिस तरह से मदद करनी चाहिए बीजेपी के नेता होने के नाते, उन्होंने नहीं की। इसके अलावा मदद करना अलग चीज है, मदद नहीं करना, खिलाफत करना और अलग चीज है, यानी डबल नुकसान किया। एक तो मदद नहीं की, आप न्यूट्रल हो जाते तो कोई बात नहीं थी। अपने समर्थकों को बाकायदा, जैसे गन्नौर की विधायक हैं निर्मला चौधरी, तो वहाँ उनके पिता का उनके पति का ऑडियो वायरल हो रहा है कि उन्होंने कहा है कि भाई ऐसा है, बात हो गई है हुड्डा साहब से, किसी की कोई मदद नहीं करनी है। उन्होंने पूछा कार्यकर्ता से कि कैसी स्थिति है, कार्यकर्ता बोला बीजेपी की अच्छी स्थिति है। अरे बीजेपी को कुएं में डालिए, बता कांग्रेस की स्थिति कैसी है। बोला सतपाल ब्रह्मचारी को, हालांकि हम उसकी पुष्टि नहीं करते लेकिन वायरल है। तो इस तरह के बहुत सारे फैक्टर हैं जहां चाहे हम बात करें जैसे खरखोदा, गोहाना, ये जो बहुत जाट बेल्ट की जो सीट है उन पर, जिस तरह से बड़ौदा, ये तीनों में जाट वोट काफ़ी है। तो वहाँ तो एक साथ ही ये स्थिति बन ही नहीं पाई कि जो नॉन जाट वोट है कि उनको, जो वहाँ के लोकल बीजेपी के लीडर हैं, वो उनको एक साथ निकालें, वोट करवाएं। तो कहीं ना कहीं वो स्थिति बड़ी इनफेवरेबल रही मोहनलाल बड़ौली के लिए। दूसरी बड़ी चीज़ ये कि जिस तरह का सिस्टम रमेश कौशिक का था, वो सिस्टम भी क्योंकि खुद नेता का अपना एक वजूद होता है, अपने लोग होते हैं हर विधानसभा में, वो वोटर को जागरूक भी करते हैं, वोटर को खुद आगे ले जाके उनको बूथ तक ले जाने का काम, ये सारी चीज़ें वो कहीं ना कहीं मोहनलाल बड़ौली थोड़े से पिछड़े नजर आए। कोऑर्डिनेशन की बात है, उन्होंने साफ कहा है कि भीतरघात हुआ है मेरे साथ। तो ये भी बड़े फैक्टर है। और जिस तरह से मैंने बताया कि जींद का अमूमन ये रहता है कि जींद, जुलाना, सफीदो बढ़त मिलती थी, रमेश कौशिक को बड़ी अच्छी बढ़त मिली थी, जिससे ये बैलेंस हो जाती है। खरखोदा, गोहाना, बड़ौदा, इस तरह की सीट। सोनीपत शहरी सीट है, राइब खुद विधायक है मोहनलाल बड़ौली, तो वहाँ मजबूत है। लेकिन गन्नौर में जिस तरह से खुद विधायक ने मदद नहीं की, ये आरोप है उनका, साफ चल रहा है। तो भीतरघात आप तो इस मानते तरह हैं की स्थिति बड़ा कारण, ठीक है, कहीं ना कहीं ये चीज है। जैनेंद्र जी, 10 सीटें जब आप जीत लेते हैं या जब आप मैक्सिमम पे पहुंच जाते हैं, बहुत सारे स्टेट भारतीय जनता पार्टी के जहां पर उन्होंने बिल्कुल क्लीन स्वीप किया था, तो आपके ऊपर एक तो प्रेशर होता है कि आप दोबारा से उसको रिपीट कैसे करें, और दूसरा ये है कि अगर हरियाणा के परिप्रेक्ष्य में 10 में से आप 7 पर आते हैं, तो क्या बीजेपी के लिए इसको एक बड़े डेंट के तौर पर आप देखते हैं? बिल्कुल। अभी आपने बताया हरियाणा में जो भीतरघात है, भीतरघात के अलावा मैं ये देख रहा हूँ कि जो मनोहर लाल खट्टर मुख्यमंत्री थे, वो भी आरएसएस के बहुत बड़े कैडर रहे हैं। हाँ। और इस चुनाव में बीजेपी का आरएसएस से बहुत ही बड़ा मनमुटाव रहा है। बीजेपी ने आरएसएस के लोगों को इस चुनाव में महत्ता नहीं दी है। ये फैक्टर भी काम कर रहा है, जो हरियाणा में वोटिंग परसेंटेज गिरे हुए हैं। आप कह रहे हैं आरएसएस के कैडर ने मदद नहीं करी, हाँ, जो उनका वर्कर्स था उसने मदद नहीं, बहुत डाउन हुआ इस बार। आरएसएस कहीं एक्टिव उतनी नहीं रही जितनी हर चुनाव में रहती है। आरएसएस इतने कार्यकर्ता हैं, जो बीजेपी के बड़े बड़े कार्यकर्ता थे, हमारे नितिन गडकरी, वो भी आरएसएस के हैं। उन लोगों को बीजेपी ने महत्व नहीं दिया। नरेंद्र मोदी ने अपने चेहरे पे, अमित शाह ने अपने चेहरे पे, बाकी जो नेता थे उनको एक्टिव नहीं रखा, उनको महत्ता नहीं दी। ये भी एक बड़ा कारण है हरियाणा के चुनाव में वोटिंग परसेंटेज गिरने का। और जो 7 सीट आ रही है बमुश्किल आ रही है, जहां टफ कंपटीशन के साथ, ये भी एक मुद्दा है आरएसएस का। ये रोहतक बड़ी महत्वपूर्ण है। जयनंद जी, अनिता जी, आप तो बड़े करीबी से आप लोगों ने भी हरियाणा को देखा है। रोहतक का जिस तरह से कोसली विधानसभा है, वो अमूमन पिछली बार हम देखें तो कोसली एक ऐसी विधानसभा थी जिसने पूरा गेम बदल दिया। दीपेंद्र हुड्डा को रोहतक और सोनीपत के लिए ये माना जाता है कि ये हुड्डा साहब की 2 आंखें हैं, और उन दोनों आंखों का बंद हो जाना, ये कितनी बुरी स्थिति थी, ये आप समझ सकते हैं। तो कोसली एक ऐसी विधानसभा है, 2.5 लाख के करीब मतदाता है, और वहाँ ज्यादातर नॉन जाट वोटर है, यादव बहुत ज्यादा बहुल है। 170 की पोलिंग हुई है। लेकिन अगर ये आंकड़ा, क्योंकि पिछली बार तकरीबन 75,000 के आसपास बढ़त का था, जो चाहे वो महम हो, बेरी हो, चाहे सांपला गढ़ी किलोई हो, चाहे कलानौर हो,
ये ऐसा है, जाट बैट माने जाती है और भूपेंद्र हुड्डा के घर परिवार की तरह स्थिति है, तो उस बढ़त को बैलेंस कर देता था। लेकिन इस बार स्थिति बनी नहीं। इन्होंने बड़ा अच्छा किया, वहाँ जगदीश यादव हैं, पूर्व मंत्री रहे हैं, कोसली से वो लड़ते रहे, उनका अपना वोट बैंक है, 25-30 हज़ार की वोट वो अपने पास रखते हैं, तो हुड्डा परिवार ने अपनी तरफ कांग्रेस में मिला लिया। दूसरी बड़ी चीज़ ये हुई कि वहाँ से एक रवि हैं, राजपूतों का वोट है वहाँ, तो वहाँ उन्हें खड़ा कर दिया 20-25 हज़ार वोटों का, क्योंकि ये सीट ऐसी है कि इस पर हार्डली 10-15-20, पिछला ही आंकड़ा हम देखें तो इतना ही है, 10-15 हज़ार वोटों का। 7,500 वोट से जीते थे, तो रोहतक तो एक तरीके से दिख रहा था कि कांग्रेस थोड़ा सा एज पर है वहां पर, क्योंकि दीपेंद्र हुड्डा भी थे और भूपेंद्र हुड्डा ने खुद इस बात को कहा कि अगर मैं सोनीपत से नहीं लड़ता तो शायद एक सीट मेरी निकल जाती। क्या ये वाला फैक्टर था कि ये मान के चल रहे थे कि चलिए ठीक है, रोहतक की सीट तो सेफ है, बाकी पर फोकस किया, इसलिए ये 7-3 दिख रहा है हमें? नहीं, ऐसी स्थिति नहीं, रोहतक कभी से सेफ नहीं है, क्योंकि वहाँ ऑब्वियस, जैसा कि बताया अरविंद शर्मा को लेकर के भी नाराजगी जाट नॉन जाट, जाट नॉन जाट जितना रोहतक सोनीपत में हो सकता है उतना कहीं नहीं हो सकता है। तो ये स्थिति यही फेवरेबल बीजेपी के लिए है। जितनी ये स्थिति बनती है कि भाई नॉन जाट और जाट, जितना ये मैसेज जाएगा उतना ही बीजेपी को फायदा होता है। जितना विरोध हुआ उतना ही वो मुकाबले में आए। अरविंद शर्मा जो लगातार, क्योंकि उनके खिलाफ शिकायत ये थी कि वो लोगों से मिलते ही नहीं, हाँ। लोगों के बीच उनकी पकड़ नहीं है। इस बात की नाराजगी वो कोसली और जो बीजेपी का जो वोटर है उसमें ये दिखी। दीपेंद्र हुड्डा मिलनसार है, उनकी अपने कार्यकर्ताओं से जो उनका मिलने का व्यक्तित्व है उसका बड़ा फायदा मिला। लेकिन ये जो जाट नॉन जाट वाला जो विषय है वो बड़ी जबरदस्त तरीके से रोहतक में काम किया। अब सवाल दूसरी बड़ी चीज ये कि बहादुरगढ़ शहरी सीट है, रोहतक शहरी सीट है, इसके अलावा झज्जर शहरी सीट है। यहाँ से ये माना जाता है, कोसली मैंने बताया कि नॉन जाट है, वो ये माना ही जाता है कि यादव जाट को वोट करेगा नहीं। इसका फायदा भी बीजेपी को मिलता है। मैम आपका क्या असेसमेंट करेगा रोहतक वाली सीट कैसे इतनी इंटरेस्टिंग? रोहतक की सीट पे मैं बता रही हूँ, रोहतक की सीट पे हम जब बात बीजेपी और कांग्रेस की कर रहे हैं, दीपेंद्र हुड्डा और अरविंद की कर रहे हैं, तो उसमें हम भूल जा रहे हैं कि वहाँ पे एक और पार्टी चुनाव लड़ रही है जो जाट है, जिसका नाम है दुष्यंत चौटाला। उसके भी हैं जेजेपी, उसके भी अपने कैंडिडेट हैं, वो भी कुछ न कुछ सीटों को अगर नहीं भी ले जाए तो कुछ न कुछ वोट जरूर लेकर जाएगी। लेकिन मैडम अफसोस यही है, बीजेपी के लिए सबसे बड़ी नुकसानदायक तो स्थिति यही थी कि वो मानकर, इसीलिए गठबंधन तोड़ा गया, ये मानकर चली कि कुछ ना कुछ जाट वोट जेजेपी काटेगी, लेकिन जेजेपी इस लायक निकली नहीं, तो बीजेपी को ये बड़ा झटका बना। मैं ये नहीं मानती कि वो शून्य होंगे, मैं नहीं मानती कि शून्य मतदान होंगे उनके लिए, लेकिन जितने भी होंगे वो नुकसान कांग्रेस को जाएगा। नहीं, लेकिन ये बड़ा भी मतदान जेजेपी के लिए होंगे, लेकिन ये बड़ा डेंट है कि नहीं कांग्रेस को मैम? लेकिन ये बड़ा डेंट आप इसको देखते ही नहीं, क्योंकि पहले तो आपने 10 के 10 जीती, लेकिन इस बार आप 7 पर आ गए, 3 सीटें लूज तो कर रहे हैं आप। तो एग्जिट पोल में देख रहे हैं, 4 तारीख को देखिए कि क्या होता है। 4 तारीख को नहीं, अगर ये नतीजों में तब्दील हो गया, आपकी बातों को अगर मानूं तो कैंडिडेट को देखते हुए सिर्फ 2 सीटों पे मैं मान रही हूँ कि जो टक्कर है वो कांटे की है। एक रोहतक, दूसरा जो आपने मोहन ने बताया सिरसा, हाँ सोनीपत। सिरसा में मुझे लग रहा है कि कुमारी शैलजा जो है एक एज फैक्टर, दूसरा क्योंकि वो नाम तो बड़ा है, इस पे कोई दो मत नहीं है, लेकिन जनता से, ग्राउंड से वो कुछ राजनीतिक वजहों से और कुछ उनके अपने जो व्यवहार हैं उन वजहों से वो दूर हैं। कुछ 10 साल से वहाँ पे कांग्रेस नहीं है, पहला। दूसरा कि उनके एटीट्यूड में भी नहीं है कि वो जाके बैठ के बातें करें। मैंने देखा कि कांग्रेस को जितना एफर्ट एक बड़े चेहरे पे देना चाहिए था सिरसा में, उतना दिया भी नहीं गया। बिल्कुल सही बात कही है मैडम ने, क्योंकि ना तो वो 200 गांव है तकरीबन, जितना चाहिए था वो आप मैडम बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि केवल 70 गांवों में वो जा चुकी और कोई बड़ी रैली उन्होंने नहीं की। इसके अलावा जो प्रियंका जी ने आखिरी समय में रोड शो किया उसमें भी उसको मतलब जितनी सफलता मिलनी चाहिए वो नहीं थी। ये जो फैक्टर है, इसको देखते हुए ये चीज़ कही जा सकती है कि सिरसा बहुत कम मार्जिन से इस तरह की स्थिति बनी। अच्छा, रोहतक में भी बीजेपी का कोई बड़ा चेहरा हम लोगों को उस तरीके से कैंपेनिंग करता हुआ नहीं दिखा, इसके पीछे का कारण सुंदर सर क्या आपको समझ में आ रहा है? क्योंकि कोई बड़ा चेहरा या कोई बड़ा नेता रोहतक कॉन्स्टिट्यूएंसी में नहीं पहुंचा। एक बात तो ये भी होती रही कि हुड्डा साहब ने अपना कांटा निकलवा दिया शैलजा जी को वहां भेज के, अब ये हमेशा के लिए शैलजा जी का राजनीतिक करियर खत्म कर दिया। इस तरह की बातें भी चलती रही, हुड्डा साहब वहां नहीं गए। अच्छा, गुटबाजी वाला फैक्टर सुंदर सर आपको लग रहा है काम कर रहा है इस बार? जाहिर सी बात है, वो फर्क करता ही है।
कार्यकर्ताओं को जिस तरह से मैसेज एकजुटता का जाता है, हर एक के पीछे कुछ ना कुछ कार्यकर्ता हैं। और ये चुनाव इतना टफ चुनाव है, इतना कांटे का चुनाव है, उसमें एक एक व्यक्ति महत्वपूर्ण हो जाता है कई बार। तो इस तरह की स्थिति है। मैम की बात से मैं इत्तेफाक रखता हूँ कि उनका इस तरह का जो इमेज है, आप देखिए कि मैं जब इंटरव्यू उनका कर रहा था 3 दिन पहले की बात है चुनाव से, तो वो 1 बजे तक तो वो एक होटल में थे, उसमें थे। जो मैम की बात है, मैं इसलिए मुझे ध्यान में आ गया कि आपका 3 दिन चुनाव के बचे हैं, 1 बजे तक आप एक होटल में बैठे हुए हैं। और मैंने भी हालांकि इंटरव्यू किया था, और वहाँ तकरीबन कार्यकर्ताओं की बात करें तो हार्डली 30 से 40 लोग रहे होंगे। तो ये जो नाराजगी है, उसने चुनाव लड़ा है वहाँ। ना शैलजा चुनाव लड़ रही है, ना कांग्रेस चुनाव लड़ रही है। जो बीजेपी और बीजेपी और के खिलाफ जो किसान हैं, जो सेंटिमेंट है, वो चुनाव लड़ रहा है वहाँ। अच्छा, आपको क्या लगता है कि ये जो 7 और 3 हम लोग का जो एग्जिट पोल कह रहा है, इसमें कुछ आपको लगता है कि कुछ इधर उधर हो सकता है, या किसी को और बढ़त मिल सकती है, या कोई चीज सेफ हो सकती है? इसमें आपका अपना खुद का आंकलन क्या कहता है? नहीं, 7 से जो 3 का अपना जो ये एनालिसिस है, मुझे लगता है कि बीजेपी 7 से 8 नहीं हो सकती, 7 से 6 हो सकता है, लेकिन 7 से 8 नहीं हो पाएगी। क्या कारण है उसका? कारण वही है जो हमने बताया कि आपको जो इंडी गठबंधन है, कैंडिडेट भी एक बहुत जैसे बड़ा सिरसा मुद्दा वाली है। सीट पर तो मैम सहमत नहीं है, वो ये कह रही हैं कि वहां पर बदल सकता है मामला, क्योंकि कुमारी शैलजा उस तरीके बहुत से ही नहीं कम मार्जिन होगा, बदलता भी है तो मार्जिन बहुत कम होगा। नहीं, जीत हार तो जीत हार है ना, मार्जिन से क्या। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि ये जो आंकड़ा है, क्या आपने ये कहा ना कि कॉन्फिडेंट होकर के कि ये 7 से 6 हो सकता है, 8 नहीं? 8 नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि वहां पे बड़े बड़े नेताओं की रैलियां भी आप देखे होंगे बीजेपी की तरफ से नहीं की गई है। और जो मनोहर लाल खट्टर साहब थे, उन्होंने भी बहुत एक्टिविटी नहीं दिखाई इस चुनाव में। नहीं, वो तो बराबर एक्टिव थे, लगातार कर रहे थे। अंदरूनी अगर लड़ रहे होते हैं और वो बिल्कुल एक्टिव होते हैं, तो अंदर जो मनमुटाव है वो तो खत्म रहता। मनमुटाव तो बहुत बड़ा मुद्दा है, जो लोगों को बिखरा, जो वोट को बिखरा हुआ है, कार्यकर्ताओं को जो कंफ्यूज किया हुआ है। तो उनको टिकट नहीं दी जाती, उनको जब हटाया गया तो उनको टिकट नहीं दी जाती, लेकिन खट्टर को लेकिन टिकट भी अंतिम समय में दिया गया, स्टार्टिंग में टिकट नहीं दिया गया, ये भी देखिएगा। किसको? खट्टर साहब को। स्टार्टिंग जो लिस्ट निकला था उसमें खट्टर साहब का नाम नहीं था, दूसरे की तीसरी लिस्ट में उनका नाम ये था। बहुत पहले नहीं, ये तो पहले तय हो गया था ना, ये तो तय हो गया। चुनाव लड़ेंगे, हाँ, लड़ेंगे। चुनाव लड़ेंगे। आप देखिए ना, नायब सिंह सैनी को ये जब उन्होंने शपथ ली तभी तय कर दिया था कि उनके लिए वो विधानसभा खाली हो रही है। देखिए, वो यहाँ पे एक बात मैं इसलिए जोड़ना चाहूंगी, हुड्डा सा, जैसा कि सुंदर जी ने बताया कि हुड्डा जी अपने कांटे को हटाना चाहेंगे। हुड्डा साहब का पूरा दिमाग है, उनको केंद्र की राजनीति से इतना मत, 1 सीटें उनको अपने बेटे के लिए लोकसभा में चाहिए होती है, चाहे वो राज्यसभा से जाए पार्लियामेंट में, चाहे लोकसभा से जाए, लेकिन 1 सीट दीपेंद्र हुड्डा के लिए पार्लियामेंट में वो चाहते हैं, और कांग्रेस को देनी पड़ती है, चाहे नानुकुर जितनी कर ले। दूसरा कि हरियाणा पे एक छत्र राज हुड्डा फैमिली का कांग्रेस से होना चाहिए, बाकी कोई आना नहीं चाहिए। ये हुड्डा जी की शुरू की राजनीति, ये एक बड़ी चीज है, शुरू की राजनीति है। अब शैलजा जीत के आती हैं तो कुछ ना कुछ तो जनाधार बनाएंगी वो, और विधानसभा में अपने कुछ कैंडिडेट्स भी उतारेंगे। ये हुड्डा साहब को कभी भी पचेगा नहीं, ये कभी वो चाहेंगे नहीं। आयुष, इससे एक और बात आती है जो मैडम ने कही है। हम ये क्यों मान लेते हैं कि पूरा जाट, रोहतक विधानसभा का पूरा जाट हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा को वोट करेगा? क्यों चाहेगा कि एक ही लेगेसी आगे बढ़ती रहे? दूसरे लोग भी तो हैं जाट में, दूसरे लोग भी तो हैं, वो भी तो अपनी राजनीति करेंगे, वो भी तो अपनी राजनीति करना चाहेंगे। वो क्यों चाहेंगे कि यही एक लेगेसी चलती रहे? जाटों का ठेका यही क्यों ले? वो जो है वो भी कम से कम 10 से 15% लोग हो जाते हैं। तो इसलिए ये जो तो जेजेपी वाला फैक्टर काम करेगा क्या आपको लगता है? जेजेपी का जो मैम जिक्र कर रही है, जेजेपी का फैक्टर है, या इंडियन नेशनल लोकदल भी, भाई, 3-3, 4-4, 3-3 त्रिकोणीय मुकाबले भी देखिए। जेजेपी का आपको लग फैक्टर रहा है जैसे हिसार है, वहाँ उचाना कला में ठीक काम किए हैं दुष्यंत ने, तो वहाँ कुछ वोट कर सकते हैं। सिरसा में अभय चौटाला वोट काट सकते हैं, कुरुक्षेत्र में अभय चौटाला वोट काट सकते हैं, उनकी पार्टी काट सकती है। लेकिन जेजेपी की बात करें तो ये यहाँ का वोटर समझता है, जाट समझता है कि मैं अपनी वोट क्यों वेस्ट करूं, तो बहुत जो उनसे जुड़े हुए कार्यकर्ता हैं वही वोट डालेंगे। यानी कि वो ऐसा वोट किसी भाव, किसी इमोशन में उस तरह की स्थिति नहीं बनेगी। बिल्कुल करीबी, जो पारिवारिक, बहुत पहले से जुड़े हुए हैं, जिनका फेथ है, ट्रस्ट है, वो वोट डालेंगे, और उनकी संख्या 10 से 20 हज़ार होगी। मैं यहाँ पे थोड़ा काटूं आपको जी। मैं इसलिए काट रही हूँ कि विधानसभा में जब बीजेपी के साथ अलायंस में सरकार जेजेपी ने बनाया,
तो दुष्यंत चौटाला किसी भी बात पे वो दबाव में नहीं आए। वो अपने मुद्दों को जो उन्होंने प्रॉमिसेस किए थे बीजेपी के सामने हमेशा रखते रहे और कुछ हद तक उसको पूरा करने की कोशिश भी की। और वो जब उन्होंने जब अलायंस तोड़ी तो उन्होंने मैसेज दिया कि मेरी बात अगर नहीं मानी जाएगी 100% तो मैं किसी के साथ, चाहे मैं सत्ता में रहूं या ना रहूं, मैं किसी के साथ नहीं रहने वाला। तो ये फैक्टर जो है ना, सिर्फ उनके करीबी को नहीं बल्कि उन लोगों को जो कि युवा भी है, थोड़ा चलिए देखते हैं आयुष। ये बड़ी चीज कही है मैम ने कि दुष्यंत चौटाला का काम जो लगातार, चाहे वो गठबंधन की सरकार में थे लेकिन अपनी